अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिशार शहबाज और आप देख रहे हैं बिशार शहबाज क्रिकेट एनसाइक्लोपीडिया। तो दोस्तों, मैं पाकिस्तान सुपर लीग 2019 की चैंपियन टीम कोयटा ग्लैडिएटर के स्वॉट एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं, जिसकी डिमांड कमेंट सेक्शन में हमारे एक दोस्त फायर शॉट कई दिनों से कर रहे थे। ज्यादा काम की वजह से जरा सी लेट हो गई, लेकिन हम अपने दोस्त फायर शॉट की फरमाइश पे कोयटा ग्लैडिएटर के स्वॉट एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसमें आज हम मामूल के मुताबिक पहले कोयटा ग्लैडिएटर की पाकिस्तान सुपर लीग में गुज़िश्ता कारकर्दगी का छोटा और फटाफट से जायजा लेंगे। देन हम कोयटा ग्लैडिएटर की इस साल की स्ट्रेंथ वीकनेस के साथ कोयटा ग्लैडिएटर के स्क्वाड में प्लेयर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज को देखेंगे और आखिर में इस साल जो कोयटा ग्लैडिएटर को खतरात पेश आ सकते हैं यानी थ्रेट्स का भी जायजा लेंगे। यानी कुल मिला के आज हम कोयटा ग्लैडिएटर का स्वॉट एनालिसिस करेंगे, वो भी बहुत बारीकी और मुनफरिद अंदाज के साथ। तो दोस्तों, वीडियो पहले की तरह आज भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आखिर तक जरूर देखिएगा। तो मजीद वक्त जाया ना करते हुए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। तो दोस्तों, मामूल के मुताबिक कोयटा ग्लैडिएटर के स्वॉट एनालिसिस की जानिब बढ़ने से पहले कोयटा ग्लैडिएटर की पाकिस्तान सुपर लीग में गुज़िश्ता कारकर्दगी का जायजा ले लिया जाए। कोयटा ग्लैडिएटर पाकिस्तान सुपर लीग की विनिंग परसेंटेज के लिहाज से सबसे बेहतरीन टीम है। कोयटा ग्लैडिएटर ने पाकिस्तान सुपर लीग के गुज़िश्ता 5 सालों में कुल 52 मैचेस में हिस्सा लिया, जिनमें से 21 नाकामियों के बदले 30 मुकाबलों में कामयाबी समेटी। कोयटा ग्लैडिएटर की 30 कामयाबियां पिशावर ज़ल्मी की 31 कामयाबियों के बाद दूसरी ज्यादा कामयाबियां हैं, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर का एक मैच बारिश की नजर हुआ। कोयटा ग्लैडिएटर का पाकिस्तान सुपर लीग के गुज़िश्ता 5 सालों में सफर खासा कामयाब रहा, जिसने गुज़िश्ता साल के अलावा बाकी तमाम ऑडिशन में प्ले ऑफ्स के लिए क्वालिफाई किया। कोयटा ग्लैडिएटर पाकिस्तान सुपर लीग 2016 और 2017 की रनर्स अप रही, जबकि पीएसएल 2018 में चौथे नंबर पे और फिर आखिरकार 4 सालों की अनथक मेहनत के बाद कोयटा ग्लैडिएटर पाकिस्तान सुपर लीग 2019 का टाइटल अपने नाम करने में कामयाब हो ही गई। और फिर गुज़िश्ता साल यानी पाकिस्तान सुपर लीग 2020 में कोयटा ग्लैडिएटर नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम होते हुए पॉइंट्स टेबल पे 5वें नंबर पे रही। तो अब स्वॉट एनालिसिस का आगाज कोयटा ग्लैडिएटर की इस साल की स्ट्रेंथ से करते हैं। तो कोयटा ग्लैडिएटर का स्क्वाड इस साल बहुत मजे का है। सबसे पहले बैटिंग में टी20 क्रिकेट के बेताज बादशाह क्रिस गेल इस साल कोयटा ग्लैडिएटर के स्क्वाड में है, जो शुरू के चंद मैचेस ही खेलेंगे, बाद में इनकी जगह फाफ डू प्लेसी ले लेंगे। और अगर क्रिस गेल की बात करें तो वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। क्रिस गेल का साथ टॉप ऑर्डर में 3 और पावर हिटर यानी साउथ अफ्रीका के कैमरून डेलपोर्ट, इंग्लैंड के टॉम बेंटन और पाकिस्तान के आजम खान देंगे, जो अपने दिन पे मुखालिफ टीम के बॉलर्स के पसीने छिड़वा सकते हैं। और अगर टॉप ऑर्डर से जरा नीचे आए तो कोयटा ग्लैडिएटर के पास नंबर 4 से 7 तक बैटिंग करने वाले 4 मैच विनर, जिनमें कोयटा ग्लैडिएटर के कप्तान सरफराज अहमद, ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग ऑलराउंडर बेन कटिंग और पाकिस्तान के दो मायनाज ऑलराउंडर अनवर अली और मोहम्मद नवाज शामिल हैं, जो टॉप ऑर्डर के फ्लॉप हो जाने के बाद अपनी टीम में वापस जान डाल सकते हैं। और बॉलिंग स्ट्रेंथ में कोयटा ग्लैडिएटर के पास फास्ट बॉलर की लिस्ट में साउथ अफ्रीका के मायनाज फास्ट बॉलर डेल स्टेन है, जिनका साथ पाकिस्तान के उस्मान खान शिनवारी और पाकिस्तान के 2 यंग फास्ट बॉलर यानी मोहम्मद हुसनैन और नसीम शाबी देंगे। और मजीद सोने पे सुहागा ये कि कोयटा ग्लैडिएटर के पास फास्ट बॉलिंग में 2 ऑलराउंडर यानी पाकिस्तान के अनवर अली और ऑस्ट्रेलिया के बेन कटिंग भी है। और कोयटा ग्लैडिएटर के स्पिन डिपार्टमेंट में इनके पास 2 बेहतरीन लेग स्पिनर यानी अफगानिस्तान के केस अहमद और पाकिस्तान के जाहिद महमूद शामिल हैं, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने डेब्यू पे लाजवाब परफॉर्मेंस दिखाई। और इन 2 लेग स्पिनर्स को कोयटा ग्लैडिएटर के एक्सपीरियंस ऑफ स्पिनर मोहम्मद नवाज का भी साथ मुयस्सर होगा, जिससे इनका स्पिन बॉलिंग अटैक मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो दोस्तों, मुझे कोयटा ग्लैडिएटर की स्ट्रेंथ को बताते बताते वक्त जरा ज्यादा लग गया। तो इसका क्या मतलब कि कोयटा ग्लैडिएटर की कोई वीकनेस नहीं? तो जनाब, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम बहैसियत इंसान गलतियां निकालने में माहिर हैं, लेकिन मैं एवं ही गलतियां नहीं निकालता, बल्कि किसी बिना पे गलतियां निकालता हूं जो शायद हम जिस टीम की वीकनेस बता रहे हैं उस टीम के फैंस को बुरा लगे, जैसे शायद कोयटा ग्लैडिएटर की वीकनेस बताने पे इनके फैंस को बुरा लगे। तो इनसे माजरत के साथ कि अगर आप भी कोयटा ग्लैडिएटर के स्क्वाड को जूम करके देखें तो आपको इनके पिक्सल फटते हुए नजर आएंगे। जैसे कोयटा ग्लैडिएटर ने क्रिस गेल्स को तो एक पावर हिटर और एक्सपीरियंस के बिना पे पिक किया, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर की स्ट्रेटेजी बाकी प्लेयर्स को पिक करने में भी यही रही, जिसने टॉप ऑर्डर में भी स्ट्राइक रेट और इनिंग को बिल्ड करने वाले बल्लेबाज कम ही पिक किए, क्योंकि अगर आपके टॉप ऑर्डर में भी सब पावर हिटर और नीचे भी पावर हिटर ही होंगे तो बैटिंग कोलैप्स होने के खतरात ज्यादा हैं, जिसका अंदाजा आप इनके क्रिस गेल के अलावा बाकी 4 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों यानी पाकिस्तान के आजम खान, इंग्लैंड के टॉम बेंटन, साउथ अफ्रीका के कैमरून डेलपोर्ट और इनके कप्तान सरफराज अहमद की आखिरी 10-10 इनिंग्स को मिलाकर देख सकते
हैं। इन 4 बल्लेबाजों ने कुल 40 मैचेस की 39 इनिंग्स में 23.48 की एवरेज और 144.58 के स्ट्राइक रेट के साथ सिर्फ 775 रन बनाए हैं। तो दोस्तों इन स्टैट्स को दिखाने का मकसद ये नहीं कि इनका स्ट्राइक रेट क्या है, बल्कि ये कि एक तो ये टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं और इन पे जिम्मेदारी हर मैच में ज्यादा है, क्योंकि एक दो बार फ्लॉप तो चल जाता है और एक दो अच्छी परफॉर्मेंस के तहत आप मैच तो जीत जाते हैं, लेकिन एक बड़ा टूर्नामेंट नहीं, क्योंकि बड़े टूर्नामेंट को जीतने के लिए आपके टॉप ऑर्डर को हर मैच में अच्छा परफॉर्म करना ही पड़ता है। लेकिन ये 4 बल्लेबाज अपनी आखिरी 39 इनिंग्स में से 15 बार सिंगल डिजिट पे आउट हुए हैं, जो कोयटा ग्लैडिएटर के लिए लम्हा फिक्रिया है। और ऊपर से इनके 4 टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों ने 39 इनिंग में सिर्फ 4 फिफ्टियां और 6 30 प्लस रन की इनिंग्स खेली हैं, जितनी किसी भी एक टॉप क्लास के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज की तकरीबन 12 से 13 इनिंग्स में होती हैं। मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि ये टॉप क्लास के बल्लेबाज नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से कोयटा ग्लैडिएटर को खुर्रम मंजूर और अहमद शहजाद को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, क्योंकि खुर्रम मंजूर अच्छी फॉर्म में है और अहमद शहजाद कोयटा ग्लैडिएटर के लिए वैसे ही अच्छा परफॉर्म करते हैं और अहमद शहजाद इनिंग को बिल्ड करने वाले और सेंसिबल बैट्समैन भी हैं। और इन 4 बल्लेबाजों में से सरफराज अहमद और टॉम बेंटन तो आउट ऑफ फॉर्म भी हैं, क्योंकि टॉम बेंटन अपनी आखिरी 5 इनिंग्स में से 4 बार सिंगल डिजिट पे ही आउट हुए हैं। हालांकि आखिरी 10 मैचेस में आजम खान ही किसी हद तक बेहतर रहे, बाकी कैमरन डेल पोर्ट की भी परफॉर्मेंस एवरेज ही रही। तो एक बार फिर कहूंगा कि पाकिस्तान को जरूरत है या नहीं, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर को खुर्रम मंजूर और अहमद शहजाद की जरूरत है और रहेगी। और दूसरा, कोयटा ग्लैडिएटर के फिनिशर्स को देखें तो इनकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों का जायजा लेते हैं। इनके पास 3 मेन ऑलराउंडर और अच्छे फिनिशर्स हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया के बेन कटिंग, पाकिस्तान के अनवर अली और मोहम्मद नवाज शामिल हैं। और इनमें से मोहम्मद नवाज और अनवर अली की बॉलिंग में तो फॉर्म ठीक है, लेकिन बैटिंग में ये 2 बल्लेबाज उस हद तक फॉर्म में नहीं जिस हद तक शायद इनकी टीम को इस साल इनकी जरूरत हो। जब ऊपर से जल्द विकेटें गिरी तो जिम्मेदारी इनकी ही है कि ये अपनी टीम को मुश्किलात से बाहर निकालें। और तीसरे ऑलराउंडर यानी बेन कटिंग की बॉलिंग परफॉर्मेंस अपने आखिरी 10 मैचेस में अच्छी नहीं रही, जिन्होंने सिर्फ 3 विकेटें ही ली हैं। जो इनका टीम में बैटिंग से ज्यादा काम होता है, उसमें ये आउट ऑफ फॉर्म है। और अगर इन तीनों को कंबाइन करके देखें तो इन तीनों ने आखिरी 30 टी20 मैचेस की 22 इनिंग्स में 29.43 की एवरेज और 144.62 के स्ट्राइक रेट के साथ सिर्फ 363 रन बनाए हैं, जिसमें कोई भी 50 शामिल नहीं, जबकि सिर्फ 5 30 प्लस की इनिंग्स शामिल हैं, जिनमें से 4 बेन कटिंग की ही हैं। और ये 3 फिनिशर्स 22 इनिंग्स में से 8 बार सिंगल डिजिट पे ही रहे हैं। और अगर इनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस को देखें तो इन्होंने 30 इनिंग में सिर्फ 22 विकेटें ली हैं और इनकी इकॉनमी रेट लगभग 10 के करीब रही। और 30 इनिंग्स में से 14 बार ये ऑलराउंडर विकेटलेस रहे, जो कोयटा ग्लैडिएटर के लिए अच्छा साइन नहीं। और एक अहम बात, ये तमाम जायजे साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 इंटरनेशनल सीरीज से पहले के हैं। और अगर कोयटा ग्लैडिएटर के फास्ट बॉलर की बात करें तो किसी हद तक उस्मान खान शिनवारी के अलावा बाकी तीनों फास्ट बॉलर आउट ऑफ फॉर्म हैं, जिनमें इनके माइनास फास्ट बॉलर डेल स्टेन और 2 यंग फास्ट बॉलर मोहम्मद हुसनैन और नसीम शाह भी शामिल हैं। लेकिन उस्मान खान शिनवारी की इकॉनमी रेट इनके लिए एक मसला है। इन 4 फास्ट बॉलर्स के अगर आखिरी 10-10 T20 मैचेस को मिलाकर देखें तो 40 मैचेस की 40 इनिंग्स में सिर्फ 36 विकेटें ही ले सके। और इन 4 बॉलर्स का इकॉनमी रेट 8.13 रहा, जो स्पेशलिस्ट बॉलर्स के लिए अच्छा नहीं। और इन 40 मैचेस में से 17 मैचेस में ये 4 फास्ट बॉलर विकेटलेस रहे, जो कोयटा ग्लैडिएटर की सिलेक्शन पे सवालिया निशान लगाते हैं। और इन 4 फास्ट बॉलर में से 8 से नीचे इकॉनमी रेट सिर्फ नसीम शाह का ही है, बाकी तीनों फास्ट बॉलर्स की इकॉनमी रेट 8 से ऊपर है। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर का लेग स्पिन या यूं कह लें स्पिन डिपार्टमेंट इन फॉर्म बॉलर्स के ही हाथों में है, यानी अफगानिस्तान के केस अहमद और पाकिस्तान के जाहिद महमूद, जिनका साथ कोयटा ग्लैडिएटर के मोस्ट एक्सपीरियंस ऑफ स्पिनर यानी मोहम्मद नवाज भी देंगे। जिनमें से जाहिद महमूद को जरा अपनी इकॉनमी पे ध्यान देना होगा और मोहम्मद नवाज को भी अहम जगह पे रन्स ली करने से गुरेज करना होगा। रिपोर्ट के अगले हिस्से पे जाने से पहले मैं एक अहम फैक्ट बता दूं कि कोयटा ग्लैडिएटर के कुल 9 बॉलर्स के आखिरी 10-10 T20 मैचेस में सिवाय अफगानिस्तान के केस अहमद और पाकिस्तान के नसीम शाह के तमाम बॉलर्स की इकॉनमी रेट 8 से ऊपर है। तो आप कह सकते हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर की ये भी एक वीकनेस ही है। अगर इस साल कोयटा ग्लैडिएटर के स्क्वाड में प्लेयर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज देखें तो सबसे पहले कोयटा ग्लैडिएटर के कप्तान सरफराज अहमद के पास पाकिस्तान सुपर लीग का छठा एडिशन एक अहम मौका है, जहां वो अच्छा परफॉर्म करके पाकिस्तान टीम में दोबारा अपनी जगह बना सकते हैं। लेकिन इनके लिए इस साल टास्क बहुत बड़ा है, क्योंकि जिस तरह की फॉर्म माशाल्लाह मोहम्मद रिजवान की लगी हुई है, सरफराज अहमद के लिए कंपटीशन जरा टफ है। लेकिन पाकिस्तान के लिए खेलना अजाज भी तो बड़ा है। हमारी दुआ तो यही है कि हमारे दोनों विकेट कीपर ही अच्छा परफॉर्म करें, ताकि हमारे पास बैकअप भी अच्छा हो। लेकिन इन प्लेयर्स को एक चीज का ध्यान रखना है कि अपने आप को आपे से बाहर नहीं होने देना, अपने मकाम और उम्र दोनों का खास ध्यान रखना है। और सोशल मीडिया पे इन ओची किस्म की हरकतों से भी बाज रहना है, क्योंकि ये हमारे सितारे हैं, गरूर हैं और सबसे बढ़कर ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हें पूरी दुनिया देखती है। और दूसरे नंबर पे आजम खान के पास भी पाकिस्तान सुपर लीग का छठा एडिशन एक अहम मौका है, जिनकी बैटिंग तो लाजवाब है, लेकिन इन्हें अपनी फिटनेस और कीपिंग पे खास ध्यान देना है। लेकिन विकेट कीपिंग में इनकी बारी अभी बहुत पीछे है, तो फिटनेस और बैटिंग पे खास ध्यान दें, क्योंकि
कोयटा ग्लैडिएटर का कप्तान भी विकेट कीपर है, लेकिन हमें तो चाहिए अच्छे और बेहतरीन क्रिकेटर, फिर वो कोई भी हो चलेगा। 3 यंग बॉलर्स यानी नसीम शाह, मोहम्मद हुसनैन और जाहिद महमूद भी हैं, जिनके पास पाकिस्तान सुपर लीग का छठा एडिशन एक अहम मौका है, जहां तीनों ही अपनी अपनी गलतियों पे काम करके पाकिस्तान टीम में अपना एक खास मुकाम बना सकते हैं, क्योंकि नसीम शाह और मोहम्मद हुसनैन की अभी मजीद पॉलिश होना बाकी है। और कोयटा ग्लैडिएटर के ड्रेसिंग रूम में डेल स्टेन का होना भी इन दोनों के पास एक अहम मौका है, क्योंकि डेल स्टेन जैसे एक अजीम फास्ट बॉलर इन दोनों के लिए एक उस्ताद का काम कर सकते हैं। और तीसरे जाहिद महमूद, जिन्हें पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन में मुसलसल परफॉर्म करना है, क्योंकि पहले इनका कोयटा ग्लैडिएटर की टीम में अफगानिस्तान के कैस अहमद के साथ कंपटीशन है, और फिर इनके लिए पाकिस्तान की टीम में उस्मान कादिर और शदाब खान के साथ। तो पाकिस्तान सुपर लीग का छठा एडिशन जाहिद महमूद के लिए एक अहम मौका है। तो दोस्तों, अब लगे हाथों कोयटा ग्लैडिएटर को जो इस साल थ्रेट्स पेश आ सकते हैं, यानी खतरात, उनका भी जायजा ले लेते हैं। तो सबसे पहले कोयटा ग्लैडिएटर के प्लाटिनियम कैटेगरी में पिक किए गए 2 ओपनर यानी क्रिस गेल और टॉम बेंटन का पाकिस्तान सुपर लीग में गुज़िश्ता रिकॉर्ड इंतहाई मायूस कुन है। क्रिस गेल ने पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर और कराची किंग की नुमाइंदगी करते हुए 14 मैचेस की 14 इनिंग्स में 18.79 की मामूली सी एवरेज के साथ सिर्फ 263 रन बनाए हैं। और क्रिस गेल पाकिस्तान सुपर लीग के 14 मैचेस में सिर्फ एक 50 ही बना सके, जबकि 6 बार सिंगल डिजिट पे आउट हुए, जिसमें से 2 बार तो गोल्डन डक पे ही आउट हुए। और क्रिस गेल दोनों बार ही पाकिस्तान सुपर लीग में अपनी टीम के लिए अच्छा परफॉर्म ना कर सके। अब देखना यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग में ये तीसरी टीम क्रिस गेल को रास आती है या नहीं। ऐसा ही यार इंग्लैंड के टॉम बेंटन का भी है, जिन्होंने गुज़िश्ता साल पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर ज़ल्मी की जानिब से 7 मैचेस खेले, जिनमें 12.37 की मामूली सी एवरेज के साथ सिर्फ 74 रन बनाए, और 7 इनिंग्स में से 4 में सिंगल डिजिट पे आउट हुए, जिनमें से 2 गोल्डन डक भी शामिल हैं, और 30+ के सिर्फ एक इनिंग खेलने में कामयाब हो सके। और टॉम बेंटन को अभी तक लीग क्रिकेट रास नहीं आई, जो आईपीएल 2020 में भी बुरी तरह नाकाम हुए, और इस बार इंडिया के खिलाफ T20 इंटरनेशनल सीरीज से भी ड्रॉप कर दिए गए। अब देखना यह है कि इस बार टॉम बेंटन कोयटा ग्लैडिएटर के लिए कैसा परफॉर्म करते हैं। और दूसरा थ्रेट जो कोयटा ग्लैडिएटर के लिए इस साल है, वो ये कि इनके लिए प्लेइंग 11 बनाने में मसला पेश आ सकता है, क्योंकि अगर ऊपर क्रिस गेल और टॉम बेंटन को खिलाएं तो नीचे बेन कटिंग को लाजमी शामिल करेंगे, और चौथे ओवरसीज इनके लिए कैमरन डेल पोर्ट हो सकते हैं। अगर नीचे डेल स्टेन को खिलाएं तो मिडिल ऑर्डर में से कैमरन डेल पोर्ट को ड्रॉप करना होगा, जिससे टॉप ऑर्डर में खासी कमजोरी आएगी। और अगर डेल स्टेन के साथ कैस अहमद को भी खिलाएं तो ऊपर से क्रिस गेल या टॉम बेंटन में से किसी एक को ड्रॉप करना होगा, और शायद जाहिद महमूद को भी ड्रॉप किया जाए। और अगर यंग ओपनिंग बल्लेबाज उस्मान खान को मौका दें तो तब भी टॉम बेंटन या क्रिस गेल में से किसी एक को ड्रॉप करना होगा। तो मेरे ख्याल से कोयटा ग्लैडिएटर को पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन में मुसलसल राइट कॉम्बिनेशन बनाने में मुश्किल दरपेश आती रहेगी, लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूं, क्योंकि मैंने अपने नजरिए से ये शॉर्ट एनालिसिस बनाया है। आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में बताकर मेरी इस्लाह कर सकते हैं, मेरी गलती को ठीक करके इसे दुरुस्त कर सकते हैं। जबकि तीसरा और आखिरी थ्रेट जो कोयटा ग्लैडिएटर को इस साल पेश आ सकता है, वो ये कि कोयटा ग्लैडिएटर के फैसला कुन और आखिरी मैचेस जहां शेड्यूल हैं, यानी कजाफी स्टेडियम लाहौर, वहां कोयटा ग्लैडिएटर का गुज़िश्ता पाकिस्तान सुपर लीग का रिकॉर्ड इंतहाई मायूस कुन रहा है, जहां आज तक कोयटा ग्लैडिएटर कामयाबी नहीं समेट सकी। कोयटा ग्लैडिएटर ने कजाफी स्टेडियम लाहौर में जिन 5 मैचेस में हिस्सा लिया, उनमें से 4 में नाकामी का मुंह देखना पड़ा, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा शॉर्ट एनालिसिस, जिसमें हमने कोयटा ग्लैडिएटर की इस साल की स्ट्रेंथ, वीकनेस, स्क्वाड में प्लेयर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज और कोयटा ग्लैडिएटर के लिए थ्रेट्स को देखा।